वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आपने पुराने ज़माने में एक जब फ़िल्में आती थी तो उसके अंदर बात होती थी बैंक बैलेंस की। बैंक बैलेंस एक तरह से पीपल टेक प्राइड इन दैट कि आपका बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा है। बट आजकल के ज़माने में जब फाइनेंशियल एजुकेशन अच्छी खासी बढ़ गई है तो उसमें बैंक बैलेंस का ज़्यादा होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। खैर वो रिलेटिव भी होता है कि हो सकता है लोगों के पास ऑलरेडी 10 करोड़ के एसेट्स हों और वो उनके पास 1 करोड़ रुपए बैंक में रखा हो तो वो शायद इतना बड़ी अमाउंट नहीं बनती है। बट हो सकता है किसी के पास सिर्फ़ और सिर्फ़ बैंक बैलेंस ही हो और वो 1 करोड़ रुपए सिर्फ़ आपके बैंक में रखे हों, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसी बारे में हम बात करेंगे कि क्यों आपका बैंक बैलेंस है वो डिफाइन नहीं करता कि आप कितने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, बल्कि आपकी एसेट्स वो डिफाइन करते हैं कि आप किस तरह से अपना कैश फ्लो को मैनेज कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी चला सकते हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कितना बैलेंस आपका बैंक में होना चाहिए और उससे ज़्यादा फजूल होता है बैंक में पैसे रखना। इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली मेरी एक दोस्त से बात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि हमारे एक कॉमन फ्रेंड थे, वो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते थे और उनके इन्वेस्टमेंट ना करने की बहुत सारे रीज़न्स थे। उसमें एक रीज़न ये था कि उनको लगता था कि हमेशा इन्वेस्टमेंट उस वक़्त करते हैं जब आपके पास ज़्यादा पैसे हों। दूसरा ये कि उनको लगता था कि जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसे डूब जाएँगे। तो आज मैं आपको कोई 6 ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा कि आपको खुद समझ में आएगा कि इन्वेस्टमेंट कितनी इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा पैसे बैंक में नहीं रखने चाहिए और अगर रखते हैं तो उनकी क्या-क्या रिपरकशंस होते हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। इन्हीं भाई की एग्ज़ाम्पल देता हूँ क्योंकि मैं यूएई में रहता हूँ, तो यूएई के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा कि यहाँ पर उन भाई ने अपनी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, किसी तरह से 1 लाख दिरहम इन्वेस्टमेंट के लिए स्टार्ट किए थे, पैसे जमा करके 1 लाख दिरहम हो गए थे उनके पास ऑलमोस्ट 10 इयर्स बैक। एंड देन उसके बाद हर महीने उनकी सैलरी से ऑलमोस्ट वो सेव करते हैं 5000 दिरहम्स। आज तक उन्होंने ऑलमोस्ट, अगर ये इस पूरी कैलकुलेशन को देखें ना, तो इस पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से उनके ऑलमोस्ट 700,000 दिरहम्स, 7 लाख दिरहम्स उनके पास मौजूद हैं। बीच में उन्होंने कुछ गड़बड़ें की हैं, वो मैं अभी बताता हूँ आपको, बट उनके पास मौजूद हैं। लेकिन अगर यही पैसे वो 8% रिटर्न्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होते, तो आज उनके पास 1 मिलियन दिरहम्स होते। और ये तो बात एक अलग ही है ना कि वो जो 100,000 दिरहम्स एक साथ उन्होंने बनाए थे, उसकी जो अमाउंट होगी वो तो कहीं ज़्यादा होगी कंपेयर टू ये जो 7 लाख दिरहम्स उनके पास टोटल कैश अमाउंट जमा हुआ था, क्योंकि वो जो 100,000 दिरहम्स थे वो सबसे पहले के थे और उसके ऊपर कंपाउंडिंग ने ज़्यादा इम्पैक्ट किया होगा। बट एनीवेज़ 700,000 दिरहम्स की जगह उनके पास 1 मिलियन दिरहम्स होते और उसके अंदर वो बहुत कुछ कर सकते थे। ऑफ कोर्स उनको पता है कि 300,000 दिरहम्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, बट टाइम उन्होंने ज़ाया किया उसके अंदर। सो आई डोंट वांट पीपल टू वेस्ट सच टाइम और कीप इन्वेस्टिंग। चाहे आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी भी अच्छे एसेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। एक और उनका पॉइंट ये था कि वो नहीं चाहते थे कि किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जो कि शरिया कंप्लायंट ना हो। तो शरिया कंप्लायंट के ऑप्शंस भी बहुत सारे होते हैं और उसमें भी आपको 8% रिटर्न्स एनुअली मिल सकते हैं। ऑफ कोर्स जब आप इस तरह की चीज़ों में जाते हैं तो उसमें कभी आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं, कभी कम मिलते हैं, बट एवरेज आउट होके 7 टू 8% फिर भी मिल सकता है। तो मैं 8% को इसीलिए एक बेंचमार्क रख रहा हूँ और ये डॉलर टर्म्स के अंदर है, यानी कि दिरहम टर्म्स के अंदर है, रुपी टर्म के अंदर नहीं है। रुपी टर्म के अंदर वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इवन पाकिस्तान के स्टॉक्स रुपी टर्म के अंदर तो कहीं और ही गए, लेकिन डॉलर टर्म्स के अंदर भी बहुत अच्छे रिटर्न्स अभी रिसेंटली दिए। मैंने अभी अब्दुर्रहमान नजम के साथ एक पॉडकास्ट की थी, उसको भी आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने लगा दिया। बल्कि अगर आप अब्दुर्रहमान नजम के कोई भी कोर्सेज वगैरह में आपको एनरोल करना है या उनकी कम्युनिटी में जाना है तो एक रेफरल लिंक भी मौजूद है, जिसको आप यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। एनीवेज, अब हम बात करते हैं क्यों आपके जो एक्स्ट्रा पैसे हैं बैंक के अंदर वो डेट्रीमेंटल हैं और वो आपको प्रॉब्लम में ला सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर बाइंग पावर, परचेजिंग पावर आपकी कम करते हैं सिर्फ और सिर्फ बैंक में पैसे रखे होते हैं अगर। सबसे पहले ये आपको लेजी करते हैं। ये जो पैसे आपके रखे हुए हैं ना बैंक के अंदर, ये आपको लेजी कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, बट इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको पता भी नहीं चलेगा कि जब इनकी बाइंग पावर कम होती जाएगी और ऑटोमेटिकली ये आपको, लेट्स से 10 साल पहले जो चीज़ आप खरीद सकते थे इन पैसों से, आज वो नहीं खरीद सकते। इन्फ्लेशन ने उस बाइंग पावर को इरोड कर दिया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये पैसे आपको जो नज़र आ रहे हैं बैंक में, ये आपको लेज़ी फील करवाएँगे और आपको कोई भी एक्ट करने से पहले रोकेंगे कि ज़रूरत ही नहीं है यार, पैसे इतने पड़े में तो तुम्हें करने की ज़रूरत क्या है, यहाँ पर अच्छे खासे पैसे मौजूद हैं। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सेकंड पॉइंट ये है कि कैश इटसेल्फ इज़ अ लेज़ीएस्ट वर्कर। ये आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है। कैश ऐसे ही पड़ा रहेगा, चाहे वो रुपये हो, चाहे वो डॉलर हो,
चाहे कोई भी करेंसी हो। ये अनलिमिटेड गवर्नमेंट के पास ऑप्शन होता है कि इसको प्रिंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है और जिसकी वजह से आपके बाइंग पावर कम हो रही होती है। सो अगर आप किसी एसेट क्लास की बात करते हैं ना, चाहे वो रियल एस्टेट हो जाए, चाहे स्टॉक्स हो जाए, चाहे कोई प्राइवेट इक्विटी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे प्रेशियस मेटल हो जाए, गोल्ड हो जाए, वो भी तो एक स्कार्स इंस्ट्रूमेंट है, या लेट्स से स्कार्स, उसकी स्कार्सिटी है जिसकी वजह से उसकी प्राइस अप्रिशिएट होती है। तो कुछ भी हो जाए, वो आपके कैश से ज़्यादा बेहतर आपको रिटर्न्स जनरेट करके देता है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कैश किसी भी सूरत में सही नहीं है, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो पाउंड हो, चाहे कोई भी अमाउंट हो। कैश इज़ द लेज़ीएस्ट वर्कर, एज़ आई सेड। इसमें एग्ज़ाम्पल आप ले लें करेंसी डिप्रिसिएशन की। ऑफ कोर्स इसमें मैंने आपको अभी बताया कि किस तरह से हर करेंसी डिप्रिशिएट करती है, चाहे वो डॉलर हो, चाहे पाउंड हो, क्योंकि अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तानी रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है, तो डॉलर भी डिप्रिशिएट कर रहा है अगेंस्ट ऑल द एसेट क्लासेस, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो गोल्ड हो। गोल्ड के अगेंस्ट डॉलर डिप्रिशिएट कर रहा होता है, या और भी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, रियल एस्टेट है, उसके अगेंस्ट डिप्रिशिएट कर रहा होता है। इसी तरह से मैं अभी एग्जांपल दूं, मेरे एक फ्रेंड ने लेवरेज किया अपनी प्रॉपर्टी को। अब लेवरेज हर बंदा नहीं कर सकता, बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि उन्होंने लेट्स से एक प्रॉपर्टी ली, और वो प्रॉपर्टी फर्ज करें जिस टाइम पे उन्होंने बुक करवाई वो 1 मिलियन दिरहम की थी। अब वो 3 साल बाद जब उनको हैंडओवर हुई, तो उसकी प्राइस 1.5 मिलियन दिरहम हो गई। तो वो जो 1 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी बुक कराई थी, वो पैसे भी एक साथ नहीं दिए थे, उसमें भी पूरे पैसे देने ही नहीं थे, और वो आई थिंक 30% पैसे उनको एट द हैंडओवर देने थे। तो 7 लाख दिरहम की प्रॉपर्टी के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने 3 साल में की, वो 1.5 थाउजेंड दिरहम्स की हो गई, और फिर उन्होंने 3 लाख दिरहम अलग से दिए जो हैंडओवर पे देने थे। सो उन्होंने 5 लाख दिरहम बढ़ाए, यानी कि 50% प्राइस अपने अप्रिशिएट करवाई किसी भी जो एसेट क्लास उन्होंने ली। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं। सो एक तो ये होता है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और एक होता है कि लेवरेज्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब लेवरेज इन्वेस्टमेंट्स अगेन सबके लिए नहीं होती हैं, बट स्टिल दिस इज़ वन थिंग दैट आई शुड टेल यू कि हर तरह से आप पैसे बना सकते हैं ऑन योर एग्जिस्टिंग मनी, ताकि आप अपनी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी है वो कंटिन्यू कर सकें। इसके अलावा जो एक और पॉइंट है, और बहुत सारे लोगों में जब मैं बात करता हूँ अपनी पर्सनल फाइनेंस की वीडियोस की, तो उसमें इमरजेंसी फंड की बात हमेशा होती है। बट इमरजेंसी फंड को कुछ लोग उसको ट्रैप बना लेते हैं। इसे कहते हैं इमरजेंसी फंड ट्रैप। तो बेसिकली उनको लगता है कि अब जितने भी पैसे हैं ना, ये किसी भी इमरजेंसी में काम आ जाएंगे। अब इमरजेंसी फंड आपका होना चाहिए मैक्सिमम 6 महीने का, या चलें साल का कर लें। अगर आप जीसीसी रेजिडेंट हैं तो आपको मैक्सिमम 1 साल का कर लें, यानी कि जो भी आपका महीने का एक्सपेंस है, आप उसको 1 साल पे लेके चले जाएं, और वो आपके पास सेव होने चाहिए किसी अच्छी जगह पर, किसी ऐसी जगह पर जो थोड़े बहुत आपको प्रॉफिट भी दे रहा हो, बट लिक्विड केस होना चाहिए उनका, उन पैसों का, उन फंड्स का। बट होता ये है कि लोग जो है वो उस चक्कर में कि भाई इमरजेंसी में पैसे रखे होने चाहिए, जॉब्स का नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो वो पैसे रखे ही रह जाते हैं, और वो एक ट्रैप बन जाता है, और उसके अंदर आप अपने पैसों को सही जगह पे यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इमरजेंसी फंड की लिमिट्स क्या होनी चाहिए, और उसके बाद शॉर्ट टर्म जो एक्सपेंसेस हैं उनकी क्या लिमिट्स होनी चाहिए, और उसके बाद के बाकी जो पैसे हैं वो इन्वेस्टेड होने चाहिए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर बैंक में पैसे रखते हैं तो वो जीरो डाइवर्सिफिकेशन के साथ होते हैं। वैसे ही इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको पता है कि हम हर तरह से चाहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन हो, चाहे आप बात कर लें स्टॉक्स की, चाहे आप बात कर लें ग्लोबल स्टॉक्स की, यूएस स्टॉक्स की। मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान के स्टॉक्स की बात करता हूँ, मैं यूएई में रह रहा हूँ तो यूएई के स्टॉक्स की बात करता हूँ। प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें तो पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ हो गई, यूएई की प्रॉपर्टी हो गई, या रीट्स में लेना चाहता हूँ तो ग्लोबल रीट्स ले सकता हूँ। इसी तरह से प्रेशियस मेटल्स हो गए, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। इसी तरह से और बहुत सारी जो लेट्स से क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपको इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो आपको मिल सकते हैं। बट जब आप कैश की बात करते हैं, तो कैश के अंदर तो आपके पास कोई इसके अंदर प्रॉफिट नहीं होता ना। कैश के अंदर तो एक ही चीज़ है, और उसके अंदर कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। आप डॉलर में रख लेंगे पैसे, आप रुपये में रख लेंगे, आप पाउंड में रख लेंगे, लेकिन होगा तो वो इवेंचुअली एक पेपर मनी जो कि अपनी वैल्यू खो रहा है बाय एवरी, आई वुड से एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, एवरी हाफ ईयर, एवरी ईयर। तो वो अपने पैसे खोता जा रहा है, अपनी वैल्यू खोता जा रहा है, और आप उसको रखे हुए हैं अपने पास, जो कि कोई फ़ायदा नहीं है। इट दैट इज़ वाई इट हैज़ ज़ीरो डाइवर्सिफिकेशन। उसके बाद एक बड़ा साइकोलॉजिकल है कि आपके पास इंसेंटिव होता है स्पेंड करने के लिए। जब लोगों के पास पैसे जमा हो जाते हैं तो कहते हैं यार इतने सारे पैसे हैं, अगर मेरे पास लेट्स से 1 लाख दिरहम है, तो मैं कहूँगा कि यार 6,000 दिरहम का ही तो आईफ़ोन है, मैं खरीद लेता हूँ। सो इट इज़ एन इंसेंटिव टू स्पेंड। आपके पास जितने पैसे होंगे, जितने आपके बैंक अकाउंट में पैसे नज़र आ रहे होंगे, उतने ही ज़्यादा आप इंसेंटिवाइज़ होंगे उसको खर्च करने के लिए। सो दैट इज़ व्हाई अपना जो चेक इन अकाउंट है, या जो भी अकाउंट जिसको आप यूज़ कर रहे हैं रेगुलर डे टू डे चीज़ों के लिए, उसको तो खाली रखें, उसमें तो कम से कम पैसे रखें। सेविंग करनी है तो दूसरे अकाउंट में करें, और इन्वेस्टमेंट करनी है तो ऑफ कोर्स बैंक अकाउंट से बाहर निकाल दें उन पैसों को। सो दैट इज़ व्हाई
जब भी आपको पैसे ज़्यादा नज़र आएँगे, आपके पास आपके माइंड में होगा कि मुझको ये स्पेंड कर सकता हूँ, ये मेरे पास अवेलेबल है। एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ये कि देखिए चैरिटी सब लोग कर रहे होते हैं, चैरिटी इज़ इम्पोर्टेंट, बट मैंने देखा है कि चैरिटी के नाम पे बहुत सारे लोग आपको बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं और मैंने ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स देखी हैं। जब आपके पास पैसे होते हैं ना, तब आप अगर कोई पैसे आपसे माँग ले और उसकी हालत सही ना हो, तो आप ऑटोमैटिकली उसको पैसे दे देते हैं। मेरा हमेशा से उसूल है चैरिटी जब करता हूँ, तो एक तो ज़कात के पैसे होते हैं ना, तो एक अलग चीज़ है, बट जो चैरिटी करने वाले पैसे होते हैं, वो पैसे होते हैं जो मैं ये सोच के देता हूँ कि यार ये पैसे वापस नहीं आएँगे, अनलेस एंड अनटिल मुझे किसी बंदे का जेन्युइनली पता है। लेकिन अगर वैसे मैं दे रहा हूँ, तो मुझे ये इतना आइडिया होता है कि ये पैसे वापस नहीं आएँगे। मैं उतने ही पैसे फिर चैरिटी करता हूँ या मैं किसी को लेंड करता हूँ। जब आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे तो आपको लगेगा कि यार चलो दे देता हूँ, परेशान है कोई बंदा। तो मैं इसको नेगेट नहीं कर रहा कि किसी की हेल्प करनी चाहिए, हेल्प डेफ़िनिटली करनी चाहिए, बट अपनी हेल्प भी इम्पोर्टेंट है। सो जब जितने पैसे ज़्यादा होंगे, उतने ही आपके पास हाथ खुला होगा किसी को इस तरह से देने के लिए जो आपको यूज़ कर रहा हो। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप दी, और ये एक्सपर्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके इस तरह के बैक होम रिश्तेदार हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे होते हैं, तो उनके लिए भी आप अगर इन्वेस्टेड रखेंगे ना अपने पैसों को, तो आप भले उनको उन इन्वेस्टमेंट्स की कैश फ्लो से हेल्प आउट कर दें, बट अपनी एसेट्स ज़रूर बनाएं, और उन एसेट्स के थ्रू अगर आपको कोई फंडिंग करनी है, किसी को बेनिफिट देना है, तो उसके थ्रू करें, वो ज़्यादा बेहतर है, रादर देन अपने पैसे कॉन्स्टेंटली दूसरों को उनकी उनकी नीड्स को, या चलें अगेन मैं कहूँगा जेन्युइन नीड्स हों तो ठीक है, बट बहुत सारे लोग उसको स्टोरीज बना के आपको यूज़ कर सकते हैं। अगेन वुड से कि जो बैंक अकाउंट में पैसे हैं, वो इमरजेंसी फंड से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए, और कम से कम उसका एक्सपोजर होना चाहिए। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो यूएई बेस्ड हैं, चाहे वो स्टॉक्स के हों, चाहे वो क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ की हों। आप इवन 2000 दिरहम से अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं दुबई के अंदर, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसी तरह से 500 दिरहम से अपने जो स्टॉक्स हैं स्टार्ट कर सकते हैं, यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। इन सारे प्लेटफॉर्म्स का रेफरल लिंक दिया हुआ है, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। आपको समवेयर बिटवीन 500 दिरहम्स टू 700 दिरहम्स, समवेयर बिटवीन दैट रेंज, आपको कैशबैक भी मिल सकता है, और आपको इंसेंटिव भी मिल सकता है जब आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे। मैं पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर बात करता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट की थी क्लाउड किचन के ऊपर, जिसके अंदर हमने बात की थी किस तरह से आप एक अमाउंट एक नॉर्मल अमाउंट के थ्रू अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके थ्रू मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये एक्टिवली भी कर सकते हैं, पैसिवली भी कर सकते हैं। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने अब्दुर्रहमान नजम के साथ एक पॉडकास्ट की थी, उसका रेफरल लिंक भी नीचे दिया हुआ है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको स्टॉक के अंदर कोई कोर्सेज लेने हैं या कम्युनिटी में ज्वाइन करना है। यहाँ पर उस पॉडकास्ट का लिंक भी लगा दिया है। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।